हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, ये जो वीडियो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची जैक बोर्ड के हर एक विद्यार्थी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जो क्लास 12 में सोशियोलॉजी का एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो कि आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो दोस्तों आप जो है सोशियोलॉजी में एक अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने जो है इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 5 वीडियो अपलोड किया हुआ हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सारे वीडियो को देखते हैं तो वहां से दोस्तों आपको जो एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों आप जो है इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको जो है सब्जेक्टिव में भी आप कैसे क्वेश्चन को लिखेंगे, किस प्रकार से 5 नंबर का प्रश्न को लिखा जा सकता है, ये सारा चीज दोस्तों मैं जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको बस एक ही कार्य रहेगा कि आप जो है इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों जितने भी बच्चे हैं जिनका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है वो 100 में 100 मार्क्स ला पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे द्वारा यहाँ पे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला प्रश्न लिया गया है जो कि यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय समाज की विविधता और एकता के प्रमुख तत्वों की व्याख्या करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है किस तरीके से आंसर लिखना है ये भी मैं आपको बताते चलूंगा। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि भारतीय समाज की विशेषता इसकी विविधता में एकता है जो इसे अद्वितीय बनाती है। इसके प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। ठीक है, आपको पहले इस तरह का एक हेडिंग जैसा लाइन लिखना है। ठीक है, आपको उसके बाद जो है इस प्रकार के है और उसके बाद आप जो है 1 नंबर 2 नंबर करके हर एक चीज का वर्णन करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला नंबर आपको देना है और यहाँ पे लिखना है आपको भाषाई विविधता और एकता। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से वर्णन करेंगे। फिर से नेक्स्ट जो है धार्मिक विविधता और एकता, इसके बारे में लिखेंगे, फिर इसके बारे में वर्णन करेंगे। फिर तीसरा नंबर में सांस्कृतिक और पारंपरिक विविधता, फिर इसके बारे में भी डिटेल से लिखेंगे। तो यदि आप एक पॉइंट को वर्णन करते हैं तो दोस्तों आपको जो है 5 में 5 नंबर आराम से बहुत ही अच्छे ढंग से दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मेट को जरूर फॉलो कीजिएगा अपने एग्जाम में। यहाँ पे आपको सबसे पहला में लिखना था कि भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं जिनमें हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मराठी आदि प्रमुख हैं। संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है। यह विविधता के बावजूद हिंदी और अंग्रेजी संपर्क भाषाओं के रूप में एकता बनाए रखती है। तो दोस्तों ये सारी चीज जो है आपको इस तरीके से सरलता तरीके से लिखना है। मैंने यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी कठिन वर्ड का यूज नहीं किया हुआ हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सिंपल तरीके से बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा के बारे में आपको लिखना है धार्मिक विविधता और एकता के बारे में कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि कई धर्मों के अनुयायी हैं। सभी धर्मों के सहिष्णुता और भाईचारे की भावना भारत की एकता को मजबूत करती है। तो ये एक जो है इसका वर्णन हो गया। नेक्स्ट में दोस्तों आपको लिखना है सांस्कृतिक और पारंपरिक विविधता। इसमें मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि भारत में विभिन्न राज्यों को अलग अलग वेशभूषा, खान पान और रीति रिवाज हैं। फिर भी त्योहार दीपावली, ईद, क्रिसमस के माध्यम से सांस्कृतिक एकता देखी जाती है। तो दोस्तों आपको जो है एकदम सिंपल तरीके से लिखना है, इस तरीके से हर एक पॉइंट का वर्णन करना है। ठीक है, ताकि दोस्तों आप जो है 5 में 5 ले पाए। यहाँ पे दोस्तों आगे चौथा पॉइंट में मैंने आपके लिए लिखा हुआ है जातीय और जनजातीय विविधता। इसमें मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि भारत में विभिन्न जातियां और जनजातियां निवास करती है, जैसे भील, संताल, गोंड आदि। संविधान में उनके संरक्षण और विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों जो मैं आपको लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे सीधा सीधी लिखा हुआ है, आप जो है हूबहू इसको रट के ना जाएं, आपको ये समझना है। ठीक है, आप किस तरीके से आंसर को लिखेंगे, इस पॉइंट को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे वर्णन करते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपके भाषा, आपके शब्द पर निर्धारित करता है। तो दोस्तों आप जो है बस अपने लैंग्वेज में हर एक प्रश्न का आंसर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ समझना है कि आपको कैसे लिखना है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या हो सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको जो इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों जो है 5वां पॉइंट मैंने लिया हुआ है भौगोलिक विविधता और एकता। ठीक है, इसमें मैंने आपके लिए बताया हुआ है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में भौगोलिक विभिन्नताएं हैं। हिमालय, रेगिस्तान, मैदान, तटीय क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र जो है इस तरह के क्षेत्र भारत में पाए जाते हैं। फिर भी भारत की अखंडता और संप्रभुता इसकी एकता को बनाए रखती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये था दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मैंने लिया हुआ है, जो कि दोस्तों आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक पे भी मिल जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपके लिए लिया हुआ है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के रुझानों और उनके सामाजिक आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जो है दोस्तों एक बार लिखने का भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपको जो है सारे प्रश्न को आंसर खुद से भी एक बार ट्राई करना है लिखने का। कॉपी ले लीजिए और नोट करते रहिए सारा चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको उत्तर करने के बाद यहाँ पे लिखना है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के रुझान और इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव इस प्रकार है। ठीक है, आपको इस तरह का सबसे पहला हेडिंग लिखना है। हर एक 5 नंबर का प्रश्न में आपको इस तरह का लिखना है। ठीक है, और आपको हर एक पॉइंट का वर्णन भी करना है, तभी दोस्तों आपको जो है 5 में 5 मिलेगा। ठीक है, यदि आप 3 नंबर के प्रश्न लिखते हैं तो भी दोस्तों आपको जो है इस प्रकार का एक लाइन लिखना है, उसके बाद आपको उसका आंसर स्टार्ट करना है। ठीक है, हर एक प्रश्न में आपको इस तरह का फॉर्मेट यूज करना है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट पे लिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि के रुझान। ठीक है, उसमें से सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया हुआ है उच्च वृद्धि दर। ठीक है, आपको 1 नंबर देना है, फिर इसके अंदर में भी आपका सब टॉपिक हो सकता है। ठीक है, तो सब टॉपिक में मैंने लिया हुआ है उच्च वृद्धि दर। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जनसंख्या वृद्धि तेजी से देखी गई है। 1951 से 1981 के बीच यह सबसे अधिक रही। ठीक है, यहाँ पे आगे लिखना है धीमी होती वृद्धि दर। तो 1981 के बाद जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई, लेकिन कुल जनसंख्या में वृद्धि जारी रही। ठीक है, इस तरीके से आपको दूसरा लिखना है। तीसरा, क्षेत्र विभिन्नताएं। उत्तरी राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार में उच्च वृद्धि दर, जबकि दक्षिण राज्यों केरल, तमिलनाडु में कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा हुआ है शहरीकरण का प्रभाव। तो यहाँ पे लिखना है आपको शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व में तेजी से वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से आपको जो है हर एक पॉइंट का वर्णन करना है, तभी दोस्तों आपको 5 में 5 मिलेगा। इसमें दोस्तों मैंने जो है दूसरा पॉइंट लिया हुआ है, वो आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा हुआ है जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक प्रभाव। अब इसके अंदर मैंने जो है सबसे पहला पॉइंट लिया हुआ है शिक्षा पर बोझ। इसमें लिखना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण स्कूलों और कॉलेजों में भीड़ भाड़ और शिक्षा का गुणवत्ता में कमी देखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव। इसमें आपको लिखना है कि अधिक जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ी, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव पड़ा। नेक्स्ट, बेरोजगारी। जनसंख्या वृद्धि के साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं होने से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई। तो इस तरीके से आपको जो है जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक प्रभाव लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लास्ट लिखा हुआ है आवास की समस्याएं। ठीक है, इसमें मैंने आपके लिए बताया हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी और झुग्गियों का विस्तार जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपके लिए एक सूचना देना चाहता हूँ कि यदि आपको इसका PDF चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट करें। अधिकतर स्टूडेंट का कमेंट आएगा तो दोस्तों मैं जो है इस PDF को अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो है वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जो चैनल है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों इस प्रकार का कंटेंट जो है हर एक विद्यार्थी को प्राप्त हो सके, हर एक आपके दोस्त को प्राप्त हो सके और आपका हर एक फ्रेंड जो है एक अच्छा रिजल्ट ला पाए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और उनको भी जो है इस तरह का कंटेंट प्राप्त करने में उनका हेल्प कीजिए। चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में मैंने आपके लिए बताया हुआ है आर्थिक प्रभाव। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या हो सकता है। पहला मैंने बताया हुआ है कि आर्थिक विकास में बाधा। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। नेक्स्ट, गरीबी और असमानता। बढ़ती जनसंख्या से गरीबी में वृद्धि होती है और आय में असमानता बढ़ती है। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव। भूमि, जल, ऊर्जा संसाधनों की अत्यधिक खपत के कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो दोस्तों मिला जुला के आप इस सब देखेंगे तो दोस्तों आप जो है ये नोटिस कीजिएगा कि जनसंख्या वृद्धि जो है उसके कारण क्या क्या समस्याएं आ रही है। उसमें जो है समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है जनसंख्या अधिक हो जाए तो, उस पर आर्थिक प्रभाव क्या हो रहा है जनसंख्या बढ़ जाए तो इस तरीके से यदि आप समझते हैं क्वेश्चन को कि क्या लिखना है इस क्वेश्चन में, तो दोस्तों आप जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि समाधान क्या हो सकता है और इसके उपाय क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला हुआ है परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
शिक्षा और जागरूकता, महिलाओं की शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। आर्थिक सुधार, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के लिए आर्थिक सुधार आवश्यक है। और यहाँ पे अंतिम पॉइंट लिया हुआ है, संसाधनों का कुशल प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग और संरक्षण आवश्यक है। तो दोस्तों ये रहा आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, वो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन और उनके कारणों का विश्लेषण करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है सबसे पहले मैंने आपको हर एक प्रश्न में बताया हुआ हूँ कि आपको जो है एक लाइन लिखना है, वो लाइन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत में जाति व्यवस्था की जड़ें गहरी है, लेकिन समय के साथ इनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहला वर्गीकरण, इसमें लिखना है जन्म आधारित जाति निर्धारण, व्यवसायों का अनिवार्य बंटवारा और सामाजिक शुद्धता अशुद्धता की अमान्यता। ठीक है, नेक्स्ट अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध और सामाजिक संबंधों में कठोरता। नेक्स्ट शहरीकरण और औद्योगिकरण, यहाँ पे लिखना है लोगों के शहर की ओर पलायन और औद्योगिक रोजगार ने जाति आधारित व्यवसायों को तोड़ा है। नेक्स्ट लिखना है आपको शिक्षा का प्रसार, इस तरीके से आपको यहाँ पे इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट राजनीतिक जागरूकता, इसके बारे में हम यहाँ आपको लिखना है। नेक्स्ट सामाजिक आंदोलन, इसके बारे में आपको यहाँ पे वर्णन करना है। तो हर एक पॉइंट को यदि आप वर्णन करते हैं तो दोस्तों आपको जो है फुल में फुल मार्क्स दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय समाज में बाजार की भूमिका और उसके सामाजिक प्रभाव पर प्रकाश डालें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको जो है बाजार की भूमिका के बारे में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला लिखा हुआ है आर्थिक लेन देन। इसमें मैंने बताया हुआ है कि वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट सामाजिक संबंधों का निर्माण, विक्रेता और ग्राहकों के बीच सामाजिक संबंध और विश्वास उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और पहचान, संस्कृति और पहचान, बाजारों में संस्कृति, भाषा और परंपराओं की झलक मिलती है। नेक्स्ट है स्थिरीकरण और भेदभाव, सामाजिक वर्गों और जातियों के बीच असमानता को दर्शाता है। यहाँ पे दूसरा नंबर लिखना है कि बाजार के सामाजिक प्रभाव। यहाँ पे लिखना है सबसे पहला पॉइंट में उपभोक्तावाद, वैश्वीकरण के प्रभाव से उपभोक्तावाद में वृद्धि और जीवन शैली में परिवर्तन। नेक्स्ट लिखना है लिंग भेद। नेक्स्ट है परिवार और विवाह, इसके बारे में आपको जो है डैश करके लिखना है। फिर इसके बारे में आपको जो है डैश करके लिखना है। ठीक है, आप दोस्तों वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो जाए इस कारण बस मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ। ठीक है, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, लेकिन आपको एक कमेंट करना पड़ेगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक बहिष्कार के विभिन्न रूपों और उनके प्रभावों की पर चर्चा करें। सामाजिक बहिष्कार का अर्थ उन समूहों को समाज के मुख्य धारा से बाहर रखना है जो किसी कारणवश कमजोर या भिन्न माने जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक लिखना है आपको यहाँ पे सामाजिक बहिष्कार के रूप। क्या क्या रूप हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहला में लिखा हुआ है जातिवाद बहिष्कार। भारत में अनुचित जातियों और जनजातियों के साथ सामाजिक भेदभाव और छुआछूत देखने को मिलते हैं। धार्मिक बहिष्कार, इसमें लिखना है धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और सामाजिक अलगाव। नेक्स्ट आर्थिक बहिष्कार। नेक्स्ट है शारीरिक और मानसिक विकलांगता। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको डिफरेंसता देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपको लिखना है टॉपिक सामाजिक बहिष्कार के प्रभाव। अब इसके बारे में आपको एक एक करके लिखना है। पहला लिखना है शैक्षिक असमानता। नेक्स्ट लिखना है आर्थिक पिछड़ापन। नेक्स्ट लिखना है स्वास्थ्य पर प्रभाव। नेक्स्ट लिखना है सामाजिक बहिष्कार। नेक्स्ट लिखना है सामाजिक स्वास्थ्य पर असर। और हर एक चीज को आपको जो है डिफाइन करना है, हर एक के बारे में आपको जो है बताना है, तभी दोस्तों आपको जो है अच्छा मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सांस्कृतिक विविधता के कारण उत्पन्न चुनौतियों और उनके समाधान के उपायों पर चर्चा करें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक होगा आपका कि सांस्कृतिक विविधताओं के कारण उत्पन्न चुनौतियां। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है सांप्रदायिकता।
ठीक है। अब सांप्रदायिकता के बारे में आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखा हुआ है, आप 1 पॉइंट भी लिख सकते हैं और उसको थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। धर्म के आधार पर विभाजन और टकराव की स्थिति उत्पन्न होना। नेक्स्ट लिखे हैं कि सांप्रदायिक दंगों और धार्मिक असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ना। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है 1 से 2 पॉइंट सांप्रदायिकता में लिखना है। नेक्स्ट है भाषाई संघर्ष। इसमें आपको लिखना है विभिन्न भाषाओं के बीच टकराव, जैसे हिंदी, गैर हिंदी भाषी राज्यों के बीच विवाद। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई मुद्दे महत्वपूर्ण रहे हैं। इस तरीके से आपको तीसरा टॉपिक लिखना है जातिवाद भेदभाव। इसमें आपको 2 पॉइंट लिख देना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है क्षेत्रीय और अलगाववाद। ये नहीं है दोस्तों कि आप जो है मैंने जो लिखा हुआ है यहाँ पे उसी तरीके से आप जो है हूबहू लिखेंगे। आप दोस्तों अपना लैंग्वेज का भी उपयोग कर सकते हैं। बस आपको टॉपिक लिख देना है। आपको टॉपिक ये याद होना चाहिए कि मैं जो है जातिवाद भेदभाव के बारे में लिख रहा हूँ। उसके बाद प्रॉपर तरीके से आप जो है 2 पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है क्षेत्रीयता और अलगाववाद, और इसके बारे में जो है आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा हुआ है वही आपको लिखना है। ठीक है, आप अपना दिमाग का भी यूज कर सकते हैं और अपना आंसर खुद बना सकते हैं। ठीक है, आपको उसमें भी फुल मार्क्स दिया जाएगा। बस बात ये रहेगा कि आपका वो आंसर सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। यहाँ पे मैंने दूसरा में लिया हुआ है समाधान के उपाय। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट पे मैंने लिया हुआ है शिक्षा और जागरूकता। इसमें मैंने आपके लिए बताया हुआ है कि बहुसांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देना और सहिष्णुता की भावना विकसित करना। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए समाज में संवाद स्थापित करना। यहाँ पे मैंने दूसरा नंबर में लिया हुआ है सॉल्यूशन में दूसरा नंबर संवैधानिक उपाय। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए मौलिक अधिकारों का प्रभावी कार्यान्वयन। नेक्स्ट मैंने लिया हुआ है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और विशेष योजनाएं। तीसरा नंबर में मैंने टॉपिक लिया हुआ है राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। अब इसके बारे में आप जो 2 पॉइंट लिख सकते हैं, आपके माइंड में जो भी आए, ठीक है, आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय एकता के प्रतीकों जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और संविधान के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है कि अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। फोर्थ टॉपिक है कि विकास और समान अवसर। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सभी क्षेत्रों और समुदायों के लिए समान विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि आर्थिक असमानता को कम करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे की जाने की पूरी संभावनाएं रहेगी। आप दोस्तों हर एक प्रश्न को खुद से भी लिखने का कोशिश करेंगे ताकि दोस्तों आप अपने आप को परख सके कि आप जो है उस टॉपिक के बारे में कितना कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में औपनिवेशिक शासन के प्रभाव की व्याख्या करें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताया हुआ है सबसे पहला टॉपिक में, यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक लाइन लिखा हुआ है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारतीय समाज में कई संरचनात्मक परिवर्तन किए जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे। यहाँ पे दोस्तों मैं जो है आपको एक वर्ड के बारे में डिटेल से जानकारी देता हूँ। ये जो औपनिवेशिक है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों कि कोई भी एक क्षेत्र है, मान लेते हैं कि ये एक क्षेत्र है, ठीक है, और ये एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र से मान लेते हैं ये क्षेत्र का नाम ए है, इस क्षेत्र का नाम बी है। ए नामक क्षेत्र से कोई इंसान का एक समूह उठकर बी वाले क्षेत्र में चल जाता है और वो पूरे क्षेत्र को कब्जा कर लेता है और उस पूरे क्षेत्र में अपना शासन करने लगता है। तो ये जो प्रणाली है इसको बोला जाता है औपनिवेशिक शासन। ठीक है, किसी और के क्षेत्र का इंसान किसी और क्षेत्र में जाकर शासन करने लगे तो उसे औपनिवेशिक शासन कहा जाता है। और इस तरीके का घटना जो है आपको भारत में देखने को मिली थी। कब? 1947 से पहले। हम लोग का देश आजाद होने से पहले जो है हमारे देश में ब्रिटिश शासन था। तो ब्रिटिश तो भारत के नहीं थे, किसी और देश के थे, इंग्लैंड के थे। तो वहां से उठकर आए और यहाँ पे शासन करने लगे। तो ये जो शासन कहलाएगा वो कौन सा शासन है? ना औपनिवेशिक शासन। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं कि इसका सामाजिक प्रभाव क्या क्या है। तो सामाजिक प्रभाव में सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया हुआ है शिक्षा प्रणाली। इसमें क्या प्रभाव पड़ा है?
तो ब्रिटिश शासन के दौरान पश्चिमी शिक्षा प्रणाली लागू की गई, जिसमें आधुनिक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ। नेक्स्ट लेना है जाति व्यवस्था पर प्रभाव। इसमें मैंने बताया हुआ है कि अंग्रेजी शिक्षा और औद्योगिकरण के कारण जातिगत भेदभाव कमजोर हुआ, लेकिन प्रशासनिक नीतियों की जातिगत असमानताओं को बनाए रखा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट लेना है महिला सशक्तिकरण। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ब्रिटिश शासन में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और सती प्रथा उन्मूलन जैसे कानून बनाए गए, जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। यहाँ पे आपको दूसरा टॉपिक लेना है आर्थिक प्रभाव। अब ये जो है औपनिवेशिक शासन के कारण भारत में आर्थिक प्रभाव क्या क्या हुए, तो सबसे पहला पॉइंट है औद्योगिकरण। पारंपरिक उद्योगों का पतन हुआ और ब्रिटिश उद्योगों का वर्चस्व बढ़ा। दूसरा में लेना है भूमि व्यवस्था में परिवर्तन। इसमें आपको लिखना है कि स्थायी बंदोबस्त और रेतवाड़ी व्यवस्था के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। नेक्स्ट आपको पॉइंट लेना है वाणिज्यीकरण। यहाँ पे आपको लिखना है कि कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, जिससे नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन किसानों की आत्मनिर्भरता कम हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट आपको लिखना है राजनीतिक प्रभाव। इसमें क्या क्या राजनीतिक प्रभाव हुए, तो यहाँ पे आपको लिखना है राष्ट्रीय की भावना। इसमें लिखा हुआ है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष ने भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया। संवैधानिक सुधार। इसमें लिखना है ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे राजनीतिक सुधार किए, जैसे 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है स्वतंत्रता संग्राम। इसमें लिखना है औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ कई आंदोलन, जैसे कि 1857 का विद्रोह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का विकास हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है राजनीतिक प्रभाव में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि भारतीय समाज में आधुनिकता और परंपरा के बीच संबंधों की चर्चा करें। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है भारतीय समाज में आधुनिकता और परंपरा के बीच जटिल संबंध है। आधुनिकता ने कई परंपरागत मान्यताओं को चुनौती दी है, लेकिन कुछ परंपराएं आज भी बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक आपको लिखना है आधुनिकता का प्रभाव। अब इसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, तो सबसे पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है लैंगिक समानता, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है लोकतंत्र और मानव अधिकार। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं आता है तो दोस्तों आप जो है इस पॉइंट को जरूर याद कर लें कि आपको जो है आधुनिकता का प्रभाव में क्या लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नेक्स्ट लिखेंगे लैंगिक समानता, नेक्स्ट लिखेंगे लोकतंत्र और मानवतावाद। ठीक है, मानवाधिकार। उसके बाद आप जो है एक एक करके हर एक चीज को डिफाइन करेंगे आपको। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप हर एक प्रश्न का आंसर लिखते हैं तो दोस्तों आपको जो है बहुत ही अच्छा मार्क्स प्राप्त होने वाला है। उसी तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे परंपरा की निरंतरता, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है आपको सबसे पहला पॉइंट में धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान। नेक्स्ट लिखना है संयुक्त परिवार व्यवस्था और नेक्स्ट लिखना है जातिवाद पहचान। तो इस तरीके से आपको जो है हर एक प्रश्न के बाद हर एक पॉइंट को आपको फिर डिफाइन करना है। ठीक है, इसके बारे में लिखना है, इसके बारे में, इसके बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स दिया जाएगा और मैं आप सभी विद्यार्थी को बोलता हूँ कि आप जो है इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों और संभावनाओं का विश्लेषण करें। तो पहला पॉइंट में आपको लिखना है लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां। यहाँ पे सबसे पहला है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के बारे में लिख देंगे। नेक्स्ट है जाति और धर्म आधारित राजनीति। नेक्स्ट पॉइंट है मतदाता जागरूकता की कमी। नेक्स्ट है गरीबी और असमानता। इस तरीके से आपको हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट मैंने लिया हुआ है लोकतंत्र की संभावनाएं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है डिजिटल तकनीक का उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट है नागरिक भागीदारी और नेक्स्ट है संवैधानिक सुधार। और हर एक चीज को आपको लिख देना है पॉइंट पॉइंट करके। ठीक है, आपको इसके बारे में लिख देना है, इसके बारे में भी लिख देना है। वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं रहेगी। इसमें पूछा गया है हरित क्रांति के प्रभावों का सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण करें। तो इसके बारे में आपको लिखना है क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि हरित क्रांति हुई कब थी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला पॉइंट पे लिखना है हरित क्रांति भारत में 1960 के दशक में कृषि उत्पादन के बढ़ने के लिए
बढ़ाने के लिए लाई गई थी। इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण रहे हैं, जिसमें से आपको सकारात्मक प्रभाव लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है कृषि उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिखना ही है। इसमें लिखना है अनाज की पैदावार में भारी वृद्धि हुई। नेक्स्ट लिखना है आर्थिक विकास, तो इसमें लिखना है कि किसानों की आय में वृद्धि हुई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है नौकरी का अवसर। इसमें आपको जो है लिखना है कि कृषि उपकरणों, खाद्य और बीज के उद्योगों में रोजगार बढ़ा। नेक्स्ट आपको लिखना है नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव में क्या हो सकता है कि पहला पॉइंट में लिखना है आर्थिक असमानता। छोटे किसानों को कम लाभ हुआ लेकिन बड़े किसानों को अधिक लाभ हुआ। जब आप असमानता लिखते हैं तो आपको डिफरेंस लिखना पड़ता है। नेक्स्ट पर्यावरणीय समस्याएं। अधिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से भूमि की उर्वरता घटी। नेक्स्ट लिखना है आपको जल संकट। इसमें बताना है आपको कि सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा गया है कि भारतीय समाज में औद्योगिकरण के प्रभाव की व्याख्या करें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखना है आपको कि औद्योगिकरण ने भारतीय समाज में बड़े परिवर्तन किए, जिनका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, उसके बाद आप सकारात्मक प्रभाव में लिखेंगे इस तरह के पॉइंट। क्या क्या पॉइंट हो सकता है? न रोजगार के अवसर, शहरीकरण और जीवन स्तर में सुधार। ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर शहरीकरण के बारे में लिख देना है और जीवन स्तर में सुधार के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। और नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है पर्यावरण प्रदूषण। इसमें जो है औद्योगिकरण से जो वायु निकलता है और जो भी जल प्रदूषण होते हैं उसमें जो है पर्यावरण प्रदूषित होता है। नेक्स्ट आपको लिख देना है शहरी समस्याएं। ठीक है, और अंतिम लिखना है आपको सामाजिक असमानता, जिसमें आपको लिखना है अमीर गरीब के बीच आर्थिक अंतर बढ़ा। तो दोस्तों ये रहा आपका सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। दोस्तों इसके बाद जो आपका ज्योग्राफी का पेपर है, ठीक है, फिर दोस्तों आपका जो हिस्ट्री का पेपर है, उसके बाद दोस्तों आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। ये तीनों पेपर का तैयारी जो हमारे चैनल में शुरू हो गया है। हर एक सब्जेक्ट का वीडियो जो अपलोड हो रहा है, तो आप सारे वीडियो को देखकर एग्जाम देने जाइएगा। नेक्स्ट पेपर यदि आपका कोई इसमें से है तो आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों आप जो है एक अच्छा रिजल्ट ला सके और साथ ही साथ आप जिनको भेजेंगे वो भी दोस्तों एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बस यही बोलूंगा कि आपको सोशियोलॉजी में एक अच्छा रिजल्ट करना है तो आप जो है सारे एमसीक्यू वीडियो को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कराया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ आपको लिखना कैसे है, ठीक है, हाउ टू राइट द आंसर, तो उसके बारे में भी मैंने जो है बहुत सारी बातें बताई, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आशा करता हूँ आप जो है इन सभी बातों को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।